अब देखो जो डिफेक्ट होते हैं ना, यानी इम्परफेक्शंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। दो तरह के कौन कौन से? एक इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, दूसरे एटॉमिक डिफेक्ट। एटॉमिक डिफेक्ट, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की वजह से अराइज होते हैं, तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के कारण किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पैदा हो सकता है, अगर ये बात आपको समझनी है तो आपको पता है कि किसी भी एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दरअसल बॉन्डिंग किया करते हैं, और बॉन्डिंग करके वो एक डेफिनेट साइट को ऑक्यूपाई करते हैं, एक निश्चित पोजीशन को वो ग्रहण करते हैं, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं इस बात को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल से देता हूँ, और वो एग्जाम्पल मैं सेमीकंडक्टर से लेता हूँ। किससे लेता हूँ? सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर तो आप समझते हैं अर्धचालक से लेते हैं। ज़रा बताओ मुझे कुछ अर्धचालकों के नाम। वेरी सिंपल, सिलिकॉन और जर्मेनियम, दो मोस्ट फेमस सेमीकंडक्टर है। तो मुझे बताओ ये कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं पीरियोडिक टेबल में? ये पीरियोडिक टेबल के अंदर 14 ग्रुप में आते हैं। कौन से ग्रुप में आते हैं? 14 ग्रुप में। ये चीज़ें तो आपको पता होंगी, 11th क्लास में पीरियोडिक टेबल को बहुत ब्रीफली पढ़ा जाता है, तो वहाँ पर बताया भी जाता है कि भाई सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन वगैरह जो है वो 14 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान देना, अगर ये 14 ग्रुप का एलिमेंट्स है तो 14 ग्रुप के एलिमेंट्स के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन की नंबर कितनी होती है? अगर 14 ग्रुप का एलिमेंट है तो जैसे मैं सिलिकॉन ले लेता हूँ, एटॉमिक नंबर 14 होता है, और एटॉमिक नंबर 14 होता है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा जा सकता है? नियॉन, उसके बाद 3s2 और 3p2, सही है। ये जो है ये वैलेंस सेल है, और इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, टोटली 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। ऑर्बिटल से शो करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 3s है और ये क्या है? 3p। 3s में 2 हैं और 3p में भी 2 हैं। जब सिलिकॉन एक्साइटेड कंडीशन में होता है, एक्साइटेड कंडीशन तो समझते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करके थोड़ा सा हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, तो संभव है कि ये जो 2s वाले इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होकर के वेकेंट पड़े हुए 2p ऑर्बिटल में चले जाएं, ठीक है। अगर ऐसा होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2p ऑर्बिटल में चला जाए तो फिर 2s में तो एक ही रह जाना है, और 2p में कितने हो जाने हैं? 2p में 3 हो जाने हैं, सही है। अब बताओ इसके पास टोटल ही इसके वैलेंस सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। तो अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और वो भी अनपेयर्ड हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो है ये 4 बॉन्ड क्रिएट कर सकता है, क्योंकि किसी भी एटम के पास जितने अनपेयर्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इन जनरली वो उतने ही कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर पाता है। तो इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए ये नॉर्मली 4 बॉन्ड बना लेता है। तो सिलिकॉन के चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे शो कर देता हूँ, ठीक है। ये तो आई वाला है डॉट, बाकी चारों इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे शो कर दिए, 1 2 3 4, क्लियर। तो सिलिकॉन 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं? हम लोग समझ रहे हैं कि डिफेक्ट कितनी तरह के होते हैं। तो डिफेक्ट 2 तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिकल डिफेक्ट और दूसरा एटॉमिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से अराइज होगा, और एटॉमिक डिफेक्ट मतलब पार्टिकल्स की वजह से होगा, पारमाणविक कण जिसको कहते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट के अंदर हम लोग इसको समझने के लिए सेमीकंडक्टर का एग्जांपल ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं? सेमीकंडक्टर, यानी अर्धचालकों का। ये सारी चीज़ें आप फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम लोग सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये क्या है। तो सेमीकंडक्टर का एक बेस्ट एग्जांपल सिलिकॉन या जर्मेनियम हो सकता है। ग्रुप 14 के एलिमेंट होते हैं, और जो भी ग्रुप 14 के एलिमेंट होते हैं उनके अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन की नंबर 4 होती है। जैसे मैंने कहा सिलिकॉन है, कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, 2s में होते हैं, 2p में होते हैं। एक्साइटेड कंडीशन में s वाला एक इलेक्ट्रॉन p में चला जाए तो 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाते हैं। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही वो बॉन्डिंग कर सकता है, यानी सिलिकॉन जनरली 4 बॉन्ड बना पाएगा, ठीक है। अब देखो इसी सिलिकॉन को हम लोग देखते हैं
तो सिलिकॉन के अंदर 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होगी, ठीक है। तो एक सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो फिर दूसरा सिलिकॉन भी उतने ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ सिलिकॉन्स दिखा देता हूँ ना, इस तरह से देखो, ये देखो हम लोग कुछ सिलिकॉन्स के 4 बॉन्ड देख रहे हैं, क्लियर। अब देखो इस वाले सिलिकॉन के चारों इलेक्ट्रॉन देखो, 1 2 3 4, ठीक है। इस वाले सिलिकॉन के देखो 1 2 3 4, हर एक सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो 4 ही बॉन्ड बना पाएगा। तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। तो ये देखो 3 हो गए और ये हो गए 4, क्लियर। इसके पास भी 4 होंगे, तो 1 देखो 2 3 4। सिमिलरली इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। यहाँ ध्यान रहे हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना। ऐसे तो सिलिकॉन के पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट उनमें से वैलेंस सेल में कितने होते हैं? 4। और एक्साइटेड कंडीशन में चारों ही अनपेयर्ड हो जाते हैं, इसलिए चारों ही बॉन्ड बना पाते हैं। इसलिए सिलिकॉन जनरली 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ना। तो इस सिलिकॉन के भी चारों इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। सभी सिलिकॉन के बैलेंस सेल के चारों इलेक्ट्रॉन और डायग्राम में हम लोग बता चुके हैं, ठीक है। अब देखो ये एक परफेक्ट और एक आइडियल अरेंजमेंट है कि सिलिकॉन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन थे और चारों ही बॉन्डेड है और वो अपनी डेफिनेट साइट पर है, ठीक है। कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं है, कोई भी इरेगुलरिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन इस तरह का जो अरेंजमेंट देखने को आपको मिलेगा वो एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पर मिलेगा। कब मिलेगा? एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पर, यानी इसे हम लोग परम शून्यता भी बोलते हैं हिंदी में, है ना, परम शून्यता। देखो मैं यहाँ पर आपको एक बात और रिमाइंड कराना चाहूँगा कि 11th क्लास में आप लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स का 3rd लॉ होता है। कौन सा लॉ होता है? 3rd लॉ। तो 3rd लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनामिक्स वो कुछ कहता है, वो कहता है कि अगर टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 है, एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, वो कहता है कि एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टल, एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टल will be 0। ठीक, बात को समझना है। इस बात को वो ऊष्मा गति का 3rd लॉ इस बात को कहता है कि अगर एब्सोल्यूट 0 केल्विन ये टेम्परेचर है, यानी परम शून्यता अगर है, तो किसी भी क्रिस्टल की जो एंट्रोपी की वैल्यू होती है ना वो 0 होती है, मतलब शून्य होती है। एंट्रोपी एक थर्मोडायनेमिकल टर्म है जो किसी भी सिस्टम की इरेगुलरिटी को बताती है। किसको बताती है? इरेगुलरिटी, यानी अनियमितता को बताती है। तो अगर एंट्रोपी की जगह मैं अनियमितता वर्ड लगाकर पढ़ूं तो इस लाइन का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि एब्सोल्यूट 0 यानी परम शून्यता आपकी बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर यानी परम शून्यता पर एंट्रोपी यानी अनियमितता ऑफ क्रिस्टल विल बी 0, यानी किसी भी क्रिस्टल की जो अनियमितताएं हैं, इरेगुलरिटीज है, वो 0 होती है। इसका मतलब इरेगुलरिटी नहीं होती, और अगर इरेगुलरिटी नहीं है तो सब कुछ रेगुलर है, और सब कुछ रेगुलर है इसका मतलब परफेक्शन है। क्रिस्टल कैसा है? आइडियल होता है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से भी हम लोग सोचे तो हमें पता चलता है कि एक 0 केल्विन एक ऐसी कंडीशन है जहां पर आपको किसी भी क्रिस्टल के अंदर परफेक्शन दिखाई दे सकता है, क्योंकि 0 केल्विन टेम्परेचर पर किसी क्रिस्टल की एंट्रोपी को कितना कंसीडर किया गया है? 0, यानी उस क्रिस्टल के अंदर इरेगुलरिटीज को 0 माना गया है, यानी उसके अंदर इरेगुलरिटी नहीं होती, ऐसा माना गया है, ठीक। तो 0 केल्विन पर कोई क्रिस्टल परफेक्शन पर होगा, आइडियल होगा, बट 0 केल्विन के अलावा जितने भी टेम्परेचर्स होंगे उन पर उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन या कुछ ना कुछ डिफेक्ट जरूर होंगे। अच्छा, आप एक बात तो समझते ही हैं कि 0 केल्विन टेम्परेचर जो होता है वो कोई
साधारण टेम्परेचर नहीं होता, इन जनरल इसको ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है ना। इन्वायरमेंट में ये टेम्परेचर पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि ये बहुत ही लो टेम्परेचर है। और अगर थोड़ा बहुत आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो उस हिसाब से मैं कहूँ तो 0 केल्विन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर गैसेस मॉलिक्यूल की जो मोशंस है ना वो भी रुक जाती है, यानी गैस भी जम जाती है। ठीक है, इसका मतलब इन्वायरमेंट की जितनी भी गैसेज हैं वो सब क्या हो जाएंगी, जम जाएंगी, उनकी मोशंस खत्म हो जाएगी। तो आप खुद ही देख लो कि इन्वायरमेंट की सारी गैसेज जम जाएंगी तो क्या कोई सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो 0 केल्विन टेम्परेचर इन जनरल पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर 0 है तो एंट्रोपी 0 है, इसका मतलब क्रिस्टल परफेक्ट होता है। लेकिन 0 तो होता नहीं है, नेचुरली टेम्परेचर जो होता है वो 0 से तो ज़्यादा ही होता है। अब ये जो कंडीशन है ये कब की है, ये 0 की है। ठीक है, अब मान लो टेम्परेचर रेज होता है, होगा ही। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, जो अपनी रेगुलर साइड पर है, यानी इनको जहाँ होना चाहिए था वहीं है 0 केल्विन पर। बट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, और अगर इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़े से वाइब्रेशन मोड में आएंगे, यानी वाइब्रेट भी करने लगेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, एनर्जी थोड़ी और बढ़ेगी, तेजी से वाइब्रेशन होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, एनर्जी बढ़ती जाएगी। पॉसिबल है कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी बढ़ाकर अपनी डेफिनेट साइट को छोड़ दे। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी डेफिनेट साइट को छोड़ देगा, इसका मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से इरेगुलरिटी क्रिएट हो जाएगी। उसी इरेगुलरिटी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिकल डिफेक्ट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रॉनिकल डिफेक्ट बोल देंगे। डायग्रामेटिकली हम इसको ऐसे देख सकते हैं, हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि ये तो बिल्कुल परफेक्शन है ना। लेकिन जैसे एनर्जी बढ़ी और मान लो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके गया है, तो इस जगह पर तो खाली जगह बनेगी ना, एक वैकेंसी बनेगी। इसको हम लोग होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल। ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करके मान लो यहाँ आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो इस वाले क्रिस्टल के अरेंजमेंट में और इस वाले क्रिस्टल के अरेंजमेंट में अंतर तो है। क्या अंतर पार्टिकल की वजह से है, सिलिकॉन की वजह से? नहीं, सिलिकॉन का तो वही परफेक्ट अरेंजमेंट है, वही यहाँ पर है। तो फिर अंतर किस वजह से है? इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट की वजह से है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट था, सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड कंडीशन में थे। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, 0 केल्विन से अधिक हुआ, टेम्परेचर रेज किया, बढ़ा थोड़ा बहुत, वैसे ही इलेक्ट्रॉन ने मोशंस करना स्टार्ट कर दिया और अपनी रेगुलर साइट को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइट के अंदर वो आ चुका है। इसका मतलब इसके अंदर इरेगुलरिटी क्रिएट हो चुकी है। बताओ जरा ये इरेगुलरिटी किस वजह से अराइज हुई है? डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिकल डिफेक्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रॉनिकल डिफेक्ट बोला जाएगा। अब ध्यान दें कि एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही अपनी रेगुलर साइट को छोड़कर गया, जहां से वो गया उस जगह पर एक होल क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ? और एक इलेक्ट्रॉन फ्री भी हो गया है, हुआ है कि नहीं हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर क्रिस्टल में से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो एक होल और एक इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाता है। अगर मान लो 100 इलेक्ट्रॉन अपनी लैटिस साइट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट में चले जाते हैं तो 100 होल और 100 इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएंगे। क्लियर है ना भाई? एक इलेक्ट्रॉन के जाने से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर यहाँ आ गया तो एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा होगा और एक जहाँ से वो गया है उस जगह पर एक होल क्रिएट होगा कि नहीं होगा? तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और एक ही होल क्रिएट होगा। अगर 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, क्योंकि इंटरस्टिशियल साइट में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे? 10, तो 10 ही होल क्रिएट हो जाएंगे। क्लियर? 1 लाख इलेक्ट्रॉन अगर अपनी लैटिस साइट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट में चले गए तो 1 लाख होल क्रिएट हो जाएंगे और 1 लाख इलेक्ट्रॉन ही फ्री हो जाएंगे। अब इस चीज़ का एडवांटेज है क्या है कि जब सिचुएशन ये होती है ना तो सिलिकॉन के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हैं, एक रेगुलर अरेंजमेंट है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर रेज करता है वैसे वैसे उस क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल क्रिएट होने होते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट होंगे इलेक्ट्रॉन फ्री होने लगता है, और इलेक्ट्रॉन अगर फ्री होता है ना
तो उसके अंदर कंडक्टिविटी अराइज होने लगती है। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री होल्स की वजह से इसके अंदर कंडक्टिविटी यानी चालकता का गुण पैदा होने लगता है। तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ती है, कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर बढ़ने लग जाती है। मान लो 1 इलेक्ट्रॉन गया है, थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ा दिया, 100 इलेक्ट्रॉन चले गए, और बढ़ा दिया 1000 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसका मतलब 1000 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, तो वो मूव कर सकते हैं इजीली, तो कंडक्टिविटी पैदा हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन याद रहे कि ये प्योर सेमीकंडक्टर है, जिसे नैज अर्धचालक भी बोला जाता है हिंदी में, या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है ना। तो ये एक शुद्ध अर्धचालक की कंडीशन है कि अगर जब टेम्परेचर 0 केल्विन के अलावा होता है तो उसके अंदर ये सारी सिचुएशन होती है। याद रहे, अगर आपसे कोई पूछे कि प्योर सेमीकंडक्टर यानी नैज अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल्स की नंबर क्या होती है, तो आप कहेंगे कि भाई जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री उतने ही होल्स होंगे। क्लियर है? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन गया है तभी तो 1 होल बना है, 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कितने होल बनेंगे 10, 100 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कितने होल बनेंगे 100। इसका मतलब जितने फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे उतने ही क्या होंगे, होल्स होंगे। तो ये बात रिमाइंड करना, ये आपके काम भी आएगी कि प्योर या नैज अर्धचालक के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की नंबर बराबर होती है। क्लियर है सबके दिमाग में? ठीक। अब एक बात तो तय है कि टेम्परेचर बढ़ाने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने की भी एक लिमिट हो सकती है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आप बढ़ा नहीं सकते, और बढ़ा भी देते तो संभव है कि वो मेल्ट हो जाएगा, अपने फिजिकल स्टेट चेंज कर देगा, है ना। लेकिन हमें इतना पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी तो बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री होल जनरेट हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई दूसरा ऐसा तरीका देखते हैं जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री होल जनरेट हो जाए और कंडक्टिविटी बढ़ जाए और टेम्परेचर हमें बढ़ाना ना पड़े। क्योंकि किसी भी कोई भी एपरेटस है उसके अंदर आपने सेमीकंडक्टर इस्तेमाल किया हुआ है, तो वो एक निश्चित टेम्परेचर पर ही वर्क करेगा, 20, 25, 30, 40, है ना। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तो आप उसका नहीं कर सकते, लेकिन कंडक्टिविटी तो आपको हाई चाहिए उसके अंदर। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई दूसरा ऐसा तरीका देखते हैं जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री होल्स अधिक से अधिक क्रिएट हो और कंडक्टिविटी अधिक से अधिक बढ़े। तो उसके लिए हम लोग किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर डोपिंग करते हैं। डोपिंग से मतलब किसी फॉरेन एलिमेंट्स के पार्टिकल को मिक्स करते हैं, ठीक है। और उस डोपिंग की वजह से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी में काफ़ी सारी वृद्धि हो जाती है। अब ये डोपिंग जो की जाती है ये 2 टाइप के एलिमेंट्स को मिला करके की जाती है, और उस आधार पर ये जो सेमीकंडक्टर होता है ये 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। कितनी कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में। तो देखो, जो सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर प्योर के अलावा, है ना, प्योर तो ये रहा, इसके अलावा सेमीकंडक्टर 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक होता है एन टाइप का, एन टाइप का, और दूसरा होता है पी टाइप का, ठीक है। एन टाइप से क्या मतलब है कि देखो, जो हमें कंडक्टिविटी बढ़ानी है वो क्या करना है, किसी फॉरेन एलिमेंट की डोपिंग करके, यानी फॉरेन एलिमेंट्स के पार्टिकल को मिक्स करके हमें कंडक्टिविटी को बढ़ाना है। तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर तब बनता है जब हम इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस या एलिमेंट की डोपिंग करते हैं, ठीक है। इसे हम लोग इम्प्योरिटीज भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज को जब हम लोग मिक्स करते हैं तब हमें एन टाइप का मिलता है। तो फिर पी टाइप का कब मिलेगा? पी टाइप का हमें तब मिलेगा जब हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स, है ना, डेफिशिएंट्स इम्प्योरिटीज मिक्स करेंगे, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस इम्प्योरिटीज से हमारा क्या मतलब है? तो देखो, हमारा मतलब सिर्फ ये है कि हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर जैसे मान लो सिलिकॉन है, ठीक है, उसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4, ठीक है। अब मान लो मैं कोई ऐसी इम्प्योरिटी जिसके अंदर मिक्स करूं जिसके अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हो, मतलब 5 हो, ठीक।
तो वो इम्प्योरिटीज इसके रेस्पेक्ट में तो इलेक्ट्रॉनिकल रिच हो जाएगी ना, वो इलेक्ट्रॉन धनी हो जाएगी, क्योंकि उसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन की नंबर 4 से क्या है ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी से मतलब क्या है कि हमारे सेमीकंडक्टर के पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मगर मान लो मैं कोई ऐसी इम्प्योरिटीज मिक्स करता हूँ जिसके अंदर 4 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, तो इसके कंपेयर में वो इम्प्योरिटीज कैसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिकल डेफिशिएंस हो जाएगी, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। होपफुली आप समझ रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन रिच से क्या मतलब है। इलेक्ट्रॉन रिच से मतलब ऐसी इम्प्योरिटीज जिसके पार्टिकल्स या एटम्स के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की नंबर 4 से क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मतलब क्या है, ऐसी इम्प्योरिटी जिसके पार्टिकल या एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की नंबर 4 से क्या हो, कम हो। क्लियर। ऐसा कहाँ मिलेगा, तो ये तो 14 ग्रुप का एलिमेंट है ना। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 14 ग्रुप का। अब अगर आप पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ोगे तो 15 ग्रुप आएगा। ठीक। वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की नंबर बढ़ती जाएगी, है ना। 14 ग्रुप में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 15 में कितने हो जाएंगे, 5। लेकिन अगर आप पीछे आएंगे 14 से पहले 13 पर आओगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की नंबर कम हो जाएगी। 14 वाले में 4 हैं तो 13 वाले में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3। क्लियर। तो अगर मान लो मुझे एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना है तो मुझे इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज मिलानी है, और वो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज 15 ग्रुप की हो सकती है। क्यों हो सकती है 15 ग्रुप की, क्योंकि 15 ग्रुप की इम्प्योरिटीज के अंदर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 4 से तो ज़्यादा ही होंगे। 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी से मतलब जैसे फास्फोरस ले लिया, आर्सेनिक ले लिया, है ना, ये सारे की सारे क्या है, 15वें ग्रुप के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5। तो मैं 5 डॉट यहाँ पर बना रहा हूँ, जिसका मतलब है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की नंबर कितनी है, 5 है। क्लियर। सिमिलरली आर्सेनिक के अंदर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5, क्योंकि ये भी तो 15 ग्रुप का ही है। क्लियर। अगर मान लो मैं फास्फोरस या आर्सेनिक से सिलिकॉन को डोप्ड करता हूँ, यानी सिलिकॉन में किसकी डोपिंग करता हूँ, फास्फोरस या आर्सेनिक की, यानी इलेक्ट्रॉनिकल रिच इम्प्योरिटीज की डोपिंग करता हूँ, तो मुझे एन टाइप का सेमीकंडक्टर मिलने वाला है। ठीक। अगर मुझे पी टाइप का सेमीकंडक्टर अरेंज करना है तो मुझे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस इम्प्योरिटीज को मिक्स करना है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस इम्प्योरिटीज 13 ग्रुप की हो सकती है। कौन से ग्रुप की हो सकती है, 13 ग्रुप की। 13 ग्रुप में कौन कौन हो सकता है, बोरोन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, ये सभी 13 ग्रुप में आते हैं। तो जैसे मान लो एल्युमिनियम ले लिया, मान लो गैलियम ले लिया। ठीक है। अब 13 ग्रुप के एलिमेंट के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम यानी 3 होते हैं, तो मैं 3 डॉट बना रहा हूँ। इसके पास भी 3 ही होंगे, तो मैं फिर से 3 डॉट बना रहा हूँ। क्लियर सबके दिमाग में। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली इम्प्योरिटीज़ मिलाई है तो इम्प्योरिटीज के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन की नंबर सिलिकॉन से ज़्यादा होगी, उस इम्प्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिकल रिच इम्प्योरिटीज बोलेंगे, और एन टाइप का सेमीकंडक्टर जनरेट होने वाला है। और अगर मैं 13 ग्रुप की इम्प्योरिटीज मिला रहा हूँ जिनके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो उनके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर के एटम के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉनिकल डेफिशिएंस इम्प्योरिटीज होगी और पी टाइप का सेमीकंडक्टर जनरेट होगा। क्लियर है ये सबके दिमाग में। ठीक। अब एन और पी टाइप के सेमीकंडक्टर जनरेट कैसे होंगे ये हम देखते हैं। देखो, ये तो प्योर सेमीकंडक्टर है जिसके अंदर सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एकदम से वेल अरेंज है। क्लियर है। लेकिन अगर मान लो मैं इसके अंदर फास्फोरस मिला देता हूँ, क्या मिला देता हूँ, फास्फोरस, तो बताओ फास्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो होगा ये कि जब हम फास्फोरस की डोपिंग सिलिकॉन के अंदर करेंगे, डोपिंग से मतलब मिक्सिंग करेंगे, फास्फोरस को हम लोग जब सिलिकॉन में मिक्स करेंगे तो होता ये है कि क्रिस्टल्स के अंदर कुछ सिलिकॉन्स की जगह फास्फोरस के एटम आ जाएंगे और सिलिकॉन जो है वो रिमूव हो जाता है। तो मान लो यहाँ से ये वाला सिलिकॉन जो है ना, ये रिप्लेस हो गया किसके द्वारा, फास्फोरस के द्वारा। तो समझना बात को, मैंने सिलिकॉन को हटा दिया क्योंकि मैंने इसके अंदर फास्फोरस की डोपिंग कर दी है, तो ये वाला सिलिकॉन जो है वो फास्फोरस से रिमूव हो गया है, रिप्लेस हो गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फास्फोरस। क्लियर। अब जरा ध्यान दें कि फास्फोरस के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 5। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लेकर आया होगा, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बॉन्ड बनाने में काम आ गए होंगे। क्लियर है, क्योंकि 4 ही बॉन्ड है। लेकिन मैं फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस से शो कर देता हूँ, ये फास्फोरस का,
ये फास्फोरस का, ये फास्फोरस का और ये भी फास्फोरस का, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन फास्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन लेकर के आया था? 5 लेकर आया था ना। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का क्या रह गया? फ्री रह गया। रह गया कि नहीं रह गया? अब सपोज करो जब मैं 1 फास्फोरस मिलाता हूँ तो 1 फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। अगर मैंने 1000 फास्फोरस इसके अंदर मिलाए होते तो 1000 फास्फोरस के एटम क्या करते? सिलिकॉन को रिप्लेस करते, उसकी जगह पर खुद आ जाते। हर एक फास्फोरस का एटम 1 फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 और काम आ रहे हैं केवल 4, क्योंकि 4 ही बॉन्ड तो बनाने हैं। इसका मतलब हर फास्फोरस 1 फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट करने वाला है। 1000 फास्फोरस के एटम मिलाए तो 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? 1 करोड़ मिलाए तो 1 करोड़ फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएंगे। सही है? 1 अरब मिलाए तो 1 अरब फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? इसका मतलब फास्फोरस की इम्प्योरिटीज जैसे जैसे मैं इसके अंदर मिक्स करता जाऊंगा फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होते चले जाएंगे। ये देखो ये क्या है? ये दरअसल फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों है ये फ्री? क्योंकि बॉन्डिंग में काम नहीं आया। बॉन्डिंग में काम क्यों नहीं आया? क्योंकि 4 ही बॉन्ड बनाने थे तो 4 इलेक्ट्रॉनों ने बना लिए हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। और यही तो हम चाहते थे कि कुछ ऐसा किया जाए कि कंडक्टिविटी में इंक्रीजमेंट हो जाए। तो उसके 2 हमारे पास ऑप्शन थे। पहला तो ये था कि हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दें, पर हमेशा टेम्परेचर बढ़ाना पॉसिबल नहीं होता। तो दूसरा हमने उसके अंदर डोपिंग करना स्टार्ट कर दिया और हमने देखा कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिकल रिच जैसे 15 ग्रुप की एलिमेंट की मिक्सिंग करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ इस टाइप के सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरी होता है बाय मोस्टली इलेक्ट्रॉन, चार्ज को कैरी कौन करने वाला है? इलेक्ट्रॉन करने वाला है। ठीक है? इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर बहुत ज़्यादा अधिकता होगी और इलेक्ट्रॉन की अधिकता की वजह से ही इस सेमीकंडक्टर को हम लोग एन टाइप का सेमीकंडक्टर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एन टाइप। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता की वजह से इस सेमीकंडक्टर को एन टाइप का बोला गया है। इस सेमीकंडक्टर के अंदर मोस्टली चार्ज कैरी कौन करेगा? जो फ्री होगा। फ्री कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से यहाँ पर चार्ज कैरी करने वाले पार्टिकल मोस्टली इलेक्ट्रॉन होंगे। हिंदी में कहें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक धारावाहक होंगे, है ना। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाला मेजरली कौन होगा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फ्री होते हैं। जिस सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉनिकल रिच इंप्योरिटीज मिलाने से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं उस सेमीकंडक्टर को हम एन टाइप का सेमीकंडक्टर कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण इसे एन टाइप का सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब देखो ये प्योर तो नहीं है ना, प्योर तो यही था। ठीक है? क्लियर है? ये इम्प्योर है ना। और इम्प्योर में भी कौन सी टाइप है? एन टाइप का होता है। क्लियर है? अब देखो पी टाइप के की बात करें तो अब पी टाइप का कब जनरेट होता है? जब हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज मिलाते हैं, यानी 13 ग्रुप की। सपोज दैट हमारे पास एल्यूमिनियम है। क्या है? एल्यूमिनियम। कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिकल डेफिशिएंस है क्योंकि सिलिकॉन के पास 4 है और इसके पास कितने हैं? 3। अगर मैं इसकी डोपिंग करता हूँ तो मैं क्या करूँगा? वही काम करूँगा जो मैंने फास्फोरस के केस में किया था। यहाँ से किसी भी एक सिलिकॉन एटम को रिमूव करूँगा और उसकी जगह पर एल्युमिनियम शिफ्ट कर दूंगा। यही तो होता है कि एल्युमिनियम का जो एटम होगा वो क्रिस्टल में से सिलिकॉन के एटम को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह पर खुद आ जाएगा। क्लियर? लेकिन एल्युमिनियम तो कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है? 3। क्लियर है कि नहीं? तो देखो एक एल्युमिनियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है? चौथे इलेक्ट्रॉन की तो उपस्थिति उसके पास नहीं है, चौथा इलेक्ट्रॉन तो इसके पास नहीं है, तो चौथे इलेक्ट्रॉन की जगह पर खाली जगह बन जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? सही है? 3 हो गए, जरूरत 4 की थी। यहाँ जरूरत तो 4 की थी लेकिन आए 5 थे, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ। यहाँ जरूरत 4 की थी लेकिन आए कितने हैं? 3। तो फिर उस चौथे इलेक्ट्रॉन की जगह पर क्या क्रिएट हो गया है? वैकेंसी, जिसे हम लोग होल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल। तो एक होल क्रिएट हो जाएगा। अब सोचो एक एल्युमिनियम आया तो एक होल क्रिएट हुआ, 10 एल्युमिनियम आते तो 10 होल क्रिएट होते, 1 लाख एल्युमिनियम आते तो 1 लाख होल क्रिएट होते, 10 लाख एल्युमिनियम आते तो 10 लाख होल्स क्रिएट होते। यानी जैसे जैसे मैं एल्युमिनियम की डोपिंग करता जाऊंगा इस सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स की नंबर बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर जो होल होगा, कौन होगा? होल।
तो होल जो होगा वही आपका बहुसंख्यक धारावाहक होगा। यहाँ पर चार्ज को कैरी कौन कर रहा था? बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन की अधिकता की वजह से इसे एन टाइप का कहा, होल्स की अधिकता की वजह से इसे पी टाइप का सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? पी टाइप का सेमीकंडक्टर। क्लियर है? तो आपको याद रखना है कि एन टाइप का सेमीकंडक्टर कब बनता है, पी टाइप का कब बनता है, और प्योर क्या होता है। प्योर में केवल सिलिकॉन होगा, ऐसा 0 केल्विन पर होता है। एनोदर टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर जाते हैं। इम्प्योरिटीज मिक्स करते हैं तो दो तरह की कर सकते हो, या तो 15 ग्रुप की या 13 ग्रुप की। 15 ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिकल रिच इम्प्योरिटीज अगर मिक्स कर दी है तो फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएगा, एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। और अगर 13 ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिकल डेफिशिएंसी इम्प्योरिटीज आपने डोपिंग की है तो फिर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा और ज़रूरत कितने की है? 4 की, क्योंकि बॉन्ड तो 4 बनाने हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से उस जगह पर होल्स क्रिएट हो जाएगा और ये एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर होगा और इसके अंदर होल बहुसंख्यक धारावाहक होंगे। यानी बेसिकली लैटिस के अंदर कौन होगा? होल्स होंगे, जबकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बहुसंख्यक धारावाहक होंगे। ठीक है, देखो एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि होल्स जो होता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से कंडक्ट कर पाएगा। तो जैसे मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक होल है। सही है, मैं एक सिंपल सी बात आपको बता रहा हूँ, है ना। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और यहाँ सिलिकॉन है। ये मैं एक सिंपल सिचुएशन आपको बता रहा हूँ। सही है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ क्या है? होल्स है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करता है और यहाँ आ जाए। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आ जाएगा तो यहाँ तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, और ये जगह खाली हो जाएगी। तो ये होल्स क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया? जब ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप लगा करके यहाँ आएगा तो यहाँ वापस से क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? होल्स आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो आप देख रहे हैं कि इनिशियली होल्स यहाँ था। ठीक है, यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आया, यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ गया। अगेन जब ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा तो यही होल्स कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से होल्स इस तरफ मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा? होल्स तो इधर मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो होल्स की जो मोशंस होती है ना वो इलेक्ट्रॉन की मोशंस की रिवर्स होती है। एक बार फिर से समझ लें, मैंने क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि इनिशियली यहाँ पर क्या है? होल्स है और यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब कुछ सेम है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर यहाँ चला जाए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? होल्स क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर यहाँ आ जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? होल्स हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना, होल्स यहाँ से उठकर यहाँ आया और यहाँ से उठकर यहाँ आ गया और अगले टर्म पर यहाँ आ जाएगा। तो होल्स की मोशंस तो ये है। इलेक्ट्रॉन की मोशंस क्या है? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर यहाँ गया है, यहाँ से उठकर यहाँ और यहाँ से उठकर यहाँ, यानी इलेक्ट्रॉन की मोशंस ये है। ठीक है, तो होल्स की मोशंस जो है वो इलेक्ट्रॉन की मोशंस की क्या होती है? रिवर्स होती है कि नहीं होती? तो होल्स भी मूव कर सकता है और होल्स मूव करने की वजह से भी कंडक्टिविटी आती है, लेकिन होल्स बेसिकली होंगे किसमें? पी टाइप के सेमीकंडक्टर में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर होल मूव कर सकता है। ठीक, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्री बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर तो मोस्टली धारा का जो कंडक्शन होगा वो किसकी वजह से होगा? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। तो होपफुली आप इस सेमीकंडक्टर्स को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने कहा था कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिकल डिफेक्ट अरेंज हो सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा, डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक, इम्प्योरिटीज मिला दो, 15 ग्रुप की मिला दो या फिर 13 ग्रुप की मिला दो, तो भी इसकी जो रेगुलर अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये डिफेक्ट एडवांटेज वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि इन डिफेक्ट की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं या होल्स जनरेट होते हैं और उस वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाया करती है। क्लियर है? ये सारी बातें आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है।